हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, पीएमएफ आईएएस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बारे में। ठीक है, कि मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन क्यों हुआ। देखो, ये जो डिक्लाइनिंग फीचर्स है ना, ये आपके लिए कोई नई डिस्कशन नहीं है। जो हमने लेटर मुगल एम्परर्स के बारे में पढ़ा था, उनकी जो भी वीकनेसेस थी, अगर हम उसको कंपार्टमेंटलाइज करके ऑर्गेनाइज करके उन पॉइंट्स को डिस्कस करें तो वही सारे पॉइंट्स दोस्तों हमें मिलेंगे अंडर द टॉपिक एंड अंडर द डोमेन ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर जब भी आप लेटर मुगल्स के बारे में और उनकी वीकनेसेस के बारे में पढ़ते हो, उसको समराइज करके थोड़ा सा डिटेल में जाते हुए हम उसकी डिटेलिंग को ही बोलते हैं डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो जितने यहां पर फैक्टर्स हैं वो सारे हम पढ़ चुके हैं, बस उसको प्रॉपर एक रीजन देते हुए और उस रीजन को एक्सप्लेन करते हुए हम जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है कि देखो, जब औरंगजेब का शासन चल रहा था, ठीक है, 1707 तक औरंगजेब की डेथ जो होती है वो होती है 1707 में। तो औरंगजेब जब तक जिंदा था उसके टाइम पर पूरे के पूरे मुगल एम्पायर के अंदर यूनिटी भी थी और स्टेबिलिटी भी थी। आप ऐसा भी कह सकते हो कि औरंगजेब जब मुगल एम्परर था तो उसकी छत्र छाया के अंदर पूरे मुगल एम्पायर यानी कि इंडिया के अंदर यूनिटी और स्टेबिलिटी का फैक्टर देखने को मिलता था। वो अलग बात है कि कुछ फॉर्म ऑफ डिसरप्शंस भी हुई औरंगजेब के टाइम पर, लेकिन फिर भी राइटर आपको यहां पर यह बताएगा मोर और लेस औरंगजेब के टाइम पर मुगल एम्पायर ज्यादा बेटर पोजीशन एंड पिक्चर में था एज कंपेयर टू जो मुगल एम्पायर की दुर्दशा हुई लेटर मुगल एम्परर्स के टाइम पर। ठीक है, तो जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, उसके टाइम पर औरंगजेब जब मर गया था, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो काफी हद तक एफिशिएंट था, सही से सारी चीजें चल रही थी। उतनी भी बढ़िया नहीं जितनी अगर हम कंपेयर करें अकबर, शाहजहां, जहांगीर के टाइम पे, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ठाक तरीके से चल पा रहा था। दूसरी बात जो है, जो राज्य की जो तिजोरी थी, जो फाइनेंशियल सिस्टम था या जो फाइनेंशियल पोजीशन थी मुगल एम्पायर की, वो बेटर थी औरंगजेब की डेथ के टाइम पर एज कंपेयर टू जो लेटर पीरियड यानी कि लेटर मुगल्स का जब कार्यकाल आएगा उसके टाइम पर जो फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ गई थी, वो फिर भी औरंगजेब के टाइम से अगर हम उसको कंपेयर करें तो औरंगजेब के टाइम पर हमें ज्यादा बेटर पिक्चर देखने को मिलती है। और मुगल डायनेस्टी जो थी, जो इनका खानदान था, पूरा भारत देश इनकी रिस्पेक्ट करता था। आगे चलकर मुगल एम्परर जो है शराब, शबाब, मदिरा, धूम्रपान, नशा, इन सब में अपने मनोरंजन में, एंटरटेनमेंट में, लग्जूरियस लाइफ बिताने में इतना खो जाएंगे कि वो अपनी इज्जत भी खो देंगे। लेकिन मोर और लेस औरंगजेब की डेथ के टाइम पर मुगल एम्पायर, अगर हम इन तीन पिक्चर्स को देखें, वो एक काफी बेटर पोजीशन में था। अब औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब की डेथ कब होती है? 1707 के अंदर। उसके बाद मुगल एम्पायर जो है डिक्लाइन करना तो शुरू करता ही है, लेकिन अभी तक जो एक इतना वास्ट एम्पायर पूरा सज के सवार के संजोकर जो औरंगजेब से पहले वाले मुगल एम्परर्स ने इसको रखा हुआ था, अब वो पीसेस में तितर बितर होकर फ्रेगमेंट होने लग जाएगा नोबल्स की डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से। और बहुत सारे जो ईमानदार जो लोग थे जो कि मुगल एम्पायर के साथ जुड़े हुए थे, वो मुगल एम्पायर को धीरे धीरे करके छोड़कर जाने लगे, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट होने लगा। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि उसका जो फ्रेगमेंटेशन था वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, मुगल एम्पायर का जो फ्रेगमेंटेशन था, टुकड़ों में बंटने का जो काम था, वो स्टार्ट हो गया। और ये सिलसिला कब स्टार्ट हुआ? ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो यहां पर हुआ क्या क्या कि एम्पायर के डिक्लाइनिंग और डिसइंटीग्रेटिंग फीचर्स के कंटेक्स्ट के अंदर अगर हम मुगल एम्पायर की कुछ पिक्चर को जाने, कुछ छवि को जाने, तो सबसे पहला पॉइंट हमें यह बताया जा रहा है 1724 के अंदर जो एक काफी काबिल वजीर था, ठीक है, और वजीर एक तरीके से पोस्ट होती थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राइम मिनिस्टर की अंडर मुगल एम्पायर। तो इनका जो वजीर था एक, जिसका नाम था निजाम उल मुल्क, ये मुगल एम्पायर को बचाना चाहता था, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करना चाहता था।
इसने अपनी साइड से कुछ रिफॉर्म्स भी जो थे वो भी सजेस्ट करे थे, लेकिन मुगल एम्परर के पल्ले पड़ा नहीं और ये गुस्सा होकर मुगल एम्पायर को छोड़कर दिल्ली से चला जाता है और हैदराबाद में जाकर स्टेट ऑफ हैदराबाद को फाउंड करता है। वो अलग बात है कि अपनी जो लॉयल्टी जो है वो अभी तक ओ ये करता था, अपनी मतलब जो ईमानदारी और जो वफादारी जो थी वो अभी तक मुगल एम्परर को दिखाता था, लेकिन फिर भी गुस्सा होकर ये ऐसा पहला बंदा था और ये काफ़ी काबिल बंदा, ईमानदार बंदा था जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मुगल एम्पायर के अंतर्गत रिफॉर्म्स लेकर आना चाहता था। तो ये वजीर की पोस्ट पर था, ठीक है। इसने अपनी ये जो पोस्ट है इसको छोड़ दी जब इसको समझ में आ गया कि मैं कितना संभाल लूंगा, जब मुगल एम्परर खुद भी नहीं चाहता है मुगल एम्पायर को बचाना तो फिर मैं क्या करूं। और उसने फिर स्टेट ऑफ हैदराबाद को फाउंड करा, किसने? निजाम उल मुल्क ने। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि हम बेसिकली डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के अंदर जो लेटर मुगल्स के टाइम पर जो प्रॉब्लम्स थी उसकी एक समरी पढ़ रहे हैं हम काइंड ऑफ, ठीक है। उसके बाद एम्पायर का फिजिकल ब्रेकअप जो है, निजाम उल मुल्क ने जब ये हरकत करी स्टेट ऑफ हैदराबाद को फाउंड करके और अपनी पोजीशन जो वजीर की वो पोजीशन पे था उसको छोड़ दिया, उसके बाद जो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या अगर आप ऐसा कहोगे जो फिजिकल ब्रेकअप है मुगल एम्पायर का वो शुरू हो जाता है और बड़े सारे जो स्ट्रॉन्ग नोबल्स जो थे, ठीक है, उन्होंने धीरे धीरे करके अपने आप को एजर्ट करना शुरू करा और अपनी खुद की इंडिपेंडेंट स्टेट जो है उन्होंने फाउंड करना शुरू करी। जैसे निजाम उल मुल्क जो है वो हैदराबाद फाउंड कर चुका था, इसके बाद जो है अवध भी जो है वो अलग हो गया था, लेकिन अभी तक ये लॉयल्टी वगैरह वो करते थे, मुगल एम्पायर थे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ और पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे करके आप देखोगे इनकी लॉयल्टी और जो वफादारी है वो भी खोती चली जाएगी आगे चल के कुछ नोबल्स की। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दे स्टिल ओड लॉयल्टी टू द एम्परर इन दिल्ली। इनके टाइम पर डिसइंटीग्रेशन का सिलसिला स्टार्ट हो गया 1724 के टाइम पर, लेकिन फिर भी वफादारी अभी तक थी। अब वो वफादारी भी धूल चाटेगी अभी थोड़ी मतलब आगे के टाइम पीरियड में, ठीक है। फिर आता है सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जहां पर चीजें और बिगड़ना स्टार्ट हुई और ये टाइम पीरियड ऐसा था जहां पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो लड़ा गया था, ठीक है। तो मुगल एम्पायर जो था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद इट वॉज लेफ्ट टू द फ्यू स्क्वायर माइल्स अराउंड दिल्ली, सिर्फ वो दिल्ली तक सिमटा हुआ एक छोटा सा किंगडम रह गया था। अब वो एक पैन इंडिया ऑल इंडिया एम्पायर नहीं था। और जब 19वीं शताब्दी का जब आरंभ होता है एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, तो दिल्ली के ऊपर जो कब्जा था वो हो गया किसका? अंग्रेजों का, ठीक है। और इस टाइम पर जो मुगल एम्परर था, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इस टाइम पर जब अंग्रेजों का आगमन हुआ और अंग्रेजों का दिल्ली के ऊपर कब्जा हो गया, तो मुगल एम्परर जो था, जो मुगल एम्परर जो थे और पूरा का पूरा जो मुगल एम्पायर था उसका जो एम्परर हुआ करता था, जो कि इतना एक तरीके से आप ऐसा मान लो कि वो एक ऊंची पोजीशन पे हुआ करता था, उसकी रिस्पेक्ट थी, उसकी इज्जत थी। भारत के लोग जो है आज भी इस टाइम की बात कर मतलब मैं कर रहा हूँ कि इस टाइम पर भी बेसिकली उससे लॉयल्टी ओ करते थे, उसकी इज्जत करते थे। लेकिन अंग्रेजों के कब्जा करने के बाद दिल्ली को मुगल एम्परर वॉज रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ जस्ट अ पेंशनर ऑफ अ फॉरेन पावर, कि अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स ने उसको साइड कर दिया, दरकिनार कर दिया और बोलते थे कि हम तुम्हें एनुअली एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो हम तुम्हें देंगे और तुम्हें कुछ चू चपड़ नहीं करनी है, चुपचाप बैठे रहना है। और अब जो है एक टाइम पर मुगल एम्परर की जो प्रेस्टीज थी, जो पावर थी, वो इतनी कम हो गई कि एक तरीके से जैसे एक किसी का कुत्ता मालिक की रोटी पर पलता है, तो मुगल एम्परर की ये पोजीशन आ गई कि वो उसके लिए जो रोटी है, वो खुद तो पहले कुत्ता बन गया, रोटी है वो उसके लिए पेंशन है, और उसका मालिक अब जो है वो फॉरेन पावर है, दैट इज ब्रिटिशर्स। फाइनली 1857 की क्रांति के बाद 1857 में मुगल रूल जो था वो खत्म हो गया पूरी तरीके से, और लगभग 3 सेंचुरीज तक इनका जो रूल है वो भारत के ऊपर रहा, ठीक है। एग्जैक्ट आप लोग मुझे ईयर बता सकते हो कि कब से लेकर कब तक जो है वो मुगल एम्पायर का रूल चला? अगर मैं ईयर पूछूं एग्जैक्ट, 3 सेंचुरीज तो देखो मैंने बता दिया, यानी कि मोटा मोटी लगभग 300 साल, लेकिन एग्जैक्ट ईयर अगर मैं आपसे पूछूं तो 1526 क्यों बोला आपने? 1526 क्यों? बाबर है ना, इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली के तख्त पर बैठा था,
और 1857 तक, राइट। तो 1526 से लेकर 1857 तक कितने साल होते हैं 1526 से 1857 तक? नहीं नहीं, देखो ना, ये देखो ना, 1526 जो है 1526 से 1626, ठीक है, 1726, 1826, ये टाइम पीरियड 100, 200, 300, तो 300 कितना भाई, 331 ईयर्स का टोटल इनका रूल था। पता है ये क्यों पूछा मैंने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोगों से? किसी भी स्टेट पीएससी के घटिया जो क्वेश्चन अगर कोई बना सकता है कोई एग्जामिनर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि टोटल जो कार्यकाल है मुगल एम्पायर का इंडिया में वो कितने सालों का माना जाता है। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने वनडे एग्जाम में देखा है, कौन सा एग्जाम था ये मुझे पर्टिकुलरली पता नहीं, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, उसका आंसर हमेशा 331 ईयर्स होता है। याद रखना है वाला, ये वाली बात मैंने आपको एनसीईआरटी में भी बताई थी, ठीक है। अब ये तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दोस्तों जान लिया। अब डेप्थ में ये वाली जो अभी तक हमने बातें करी, ये तो चैप्टर में पहले भी आपको पता थी। अब हम डेप्थ में जाते हैं इन सब कॉजेस को कि पर्टिकुलरली कारण क्या थे फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। सबसे पहले तो हम सारे फैक्टर्स को तो पढ़ेंगे कि करके, बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले एक स्टोरी और एक टाइमलाइन की तरह हम इसको लेकर चलते हैं। मुगल एम्पायर हम जानते हैं कि पूरा के पूरा अगर हम मुगल एम्पायर की बात करें तो यानी कि बात ऐसी थी, मुगल एम्पायर की जो इमेज है दैट वाज इक्वल टू इंडिया, एंड इंडिया की जो इमेज है दैट वाज इक्वल टू मुगल एम्पायर फॉर नियरली 3 सेंचुरीज, एंड एग्जैक्ट ईयर की बात करें तो 331 ईयर्स, ठीक है। तो मुगल एम्पायर ने रूल करा था ओवर अ बिग पार्ट ऑफ इंडिया। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मुगल एम्पायर को कहो तो दैट वाज टोटल इंडिया, एंड अगर आप टोटल इंडिया को इस टाइम पर बोलो कि वो क्या है, दैट वाज इक्वल टू टोटल मुगल एम्पायर। यानी कि यहां पर जब मैं इंडिया को मुगल एम्पायर और मुगल एम्पायर को इंडिया बोल रहा हूं तो समझने की कोशिश करो, मैं यहां पर पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं इनके वास्ट टेरिटोरियल एक्सटेंशन को, इनके वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया को, कि कितने ज्यादा वास्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इन्होंने अपने रूल को फैला रखा था पूरा का पूरा विद रिस्पेक्ट टू रूलिंग इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। कितने सारे एरियाज के ऊपर इनका जो वर्चस्व था, जो उनकी पावर थी, वो मंडराती थी। तो दे रूल फॉर नियरली 3 सेंचुरीज, ठीक है, 1526 से लेकर 1857 तक। और 1526 में पहला मुगल एम्परर कौन था जो दिल्ली आया था? बाबर। किसको हराकर आया था? इब्राहिम लोदी को। कौन से बैटल में? हाँ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे कर मुगल एम्पायर जो है वो वीक होता चला गया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। क्या हम इसको ऐसा करके लिख सकते हैं, अगर मैं इस लाइन को मोड़ दूं तो मुगल एम्पायर वीकेंड आफ्टर 1707, और 1707 में क्या हुआ था? औरंगजेब मर गया था, और उसके टाइम पर हमने देखा कि उसके मरने के टाइम पर भी थोड़ा बहुत संभला हुआ था मुगल एम्पायर, लेकिन उसके बाद शार्प डिक्लाइन आया मुगल एम्पायर के अंदर। तो मुगल एम्पायर का जो ये डिक्लाइनिंग फेज था ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, तो ये ऐसा फेज नहीं था, राइटर आपको यहां पर ये बता रहे हैं कि एकदम से ये चीज नहीं हो गई कि मतलब औरंगजेब मरा या फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में कुछ फैक्टर्स की वजह से मुगल एम्पायर जो है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना शुरू हुआ और एकदम से जाकर खत्म हो गया। ऐसा नहीं हुआ था। ये एक ऐसा प्रोसेस था कि आप ये मान लो ये 1707 का साल है जहां पर औरंगजेब की डेथ हुई। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद एम्पायर जो अभी तक जो मंडरा रहा था वो मंडराएगा नहीं, धीरे धीरे करके जो उसका फेज है वो डिक्लाइनिंग होगा, लेकिन वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन हुआ। तो जो पिक्चर है डिक्लाइनिंग की, वो पिक्चर 1 ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू अगर हम ये मान के चलें कि एकदम से डिक्लाइन हो गया था मुगल एम्पायर, जो कि पिक्चर 2 में आपको दिख रहा है। ये पिक्चर ज्यादा बेटर है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की। अब वो कैसे बेटर है, धीरे धीरे करके ऐसे क्या प्रक्रिया हुई, क्योंकि प्रक्रियाओं को आप ऐसे भी समझ सकते हो। अगर हम बात कर ही रहे हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी की दोस्तों,
तो यहाँ पर 1707 जो है एक लक्ष्मण रेखा है हमारे लिए ये जानना कि मुगल एम्पायर इस टाइम पीरियड से डिक्लाइन होना शुरू हुआ। कब तक डिक्लाइन होता रहा, तो वो है 1857। तो आप यहां से अगर इसको देख लो 1707 से लेकर 1857 तक को, तो यहां पर भी 100 साल से ज्यादा का समय आपको लगभग दिख रहा है। 140 साल का समय लगभग आपको यहां पर दिख रहा है। तो 140 समय में जब भी कोई चीज, कोई एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है, तो मैं क्या उसको अंजलि शार्प फॉल कहूंगा क्या ईशा? नहीं ना, हाँ, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस था ये इनके डिक्लाइन का। ठीक है, अब आराम से समझते हैं इन फैक्टर्स को। ये सारे के सारे फैक्टर्स दोस्तों जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, इसमें 2 या 3 तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं, जैसे टॉपिक आएगा भी इसके अंदर खालिसा लैंड। ठीक है, लेकिन ज्यादातर ये वाला जो टॉपिक है कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, डायरेक्टली इसी हेडिंग को लेकर घुमा फिराकर कोई स्टेटमेंट देकर, कुछ कोट एंड कोट प्रेजेंट कर आपको मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो फेवरेट होते हैं। एक तो यूपीएससी के तो होते ही हैं, और अगर आप एक स्टेट पीएससी का मेंस का एग्जाम देखोगे तो उधर भी ये टॉपिक बहुत फेवरेट होता है। मैं बात कर रहा हूं यूपी पीसीएस की, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यहां पर भी ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं। ओके, तो ये एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था, धीरे धीरे करके हुआ, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस था डिक्लाइनिंग का, विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। अब हमें उन बेसिकली फैक्टर्स को पहचानना है कि कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ। सबसे पहला फैक्टर आता है स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ औरंगजेब। अब देखो क्या है, औरंगजेब को दोस्तों विरासत में ना बहुत बड़ा एम्पायर मिला था विद रिस्पेक्ट टू टेरिटोरियल एरिया, काफी वास्ट एम्पायर था। लेकिन इसकी एक बेवकूफ़ी ये रही औरंगजेब की, जो कि राइटर हमें यहां पर बताएंगे, कि इसके दिमाग में था मैं अपने एम्पायर को, मुगल एम्पायर को और एक्सपेंड करूं। तो इसने अपनाई एक तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। अब उस पॉलिसी को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऐसे टाइम पर अपनाई मुगल एम्पायर के लिए जहां पर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम बहुत बुरी तरीके से डगमगाया हुआ था, और इसको वो हरकत नहीं करनी चाहिए थी। प्लस जब ये लोगों की सैलरी नहीं दे पाता था तो वहां पर विरोध होना शुरू होता था। उनके विरोध को शांत करने के लिए, अपने मुगल ऑफिसर्स को चुप करवाने के लिए, ताकि इसको कैश पेमेंट ना देनी पड़े, ये लैंड दे देता था जिसको हम जागीर कहते थे। अब जो अभी तक मुगल एम्पायर की या मुगल एम्परर की खुद की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, खुद का लैंड एरिया हुआ करता था, ये फ्री में बांटे चले जा रहा था। और जैसा कि हमने डिस्कस करा था, लैंड जो आप किसी को देते हो एज एन एसेट और उसको शांत करवाने के लिए, तो इसकी बुद्धि इतनी काम नहीं करती थी कि आप खुद समझ के देखो, लैंड कोई भी एक ऐसी चीज नहीं होती है जिसको हम आर्टिफिशियली क्रिएट कर सके, या किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया को हम स्ट्रेच करके उसको बड़ा कर सके। जमीन तो उतनी है, जब सब कुछ बांटते चले जाओगे, जो कि ये जागीर की फॉर्म में जागीरदारों को लैंड देता रहता था, और वो किसानों का शोषण करके जितना मर्जी उससे रेवेन्यू निकालते थे। उन्होंने बाद में, जागीरदारों ने जागीर को हेरिडिटरी बनाने की भी कोशिश करी, पुश्तैनी उसको बनाने की कोशिश करी, लेकिन इस सारी सिलसिलों के चलते जो पीजेंट्स थे, जो छोटे और मझले किसान थे, उनकी हालत और बद से बदतर होती चली गई। और औरंगजेब की डेथ के बाद ना लेटर मुगल्स जो हैं, इसके इनिशिएटिव्स को, जिसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव था, बहुत डिस्ट्रक्टिव था, उसको संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके एम्पायर कभी भी रिकवर तो नहीं हो पाया, लेकिन डिक्लाइन होता हुआ जरूर चला गया। ठीक है, तो यही कुछ बातें हैं जो कि हमें इस पॉइंट के अंदर पढ़नी है। स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब एक काफी स्ट्रॉन्ग रूलर था, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, और बहुत रिमार्केबल एबिलिटी का रूलर था। एक तो वो माफ करना नहीं जानता था किसी को भी। दूसरा क्या है कि इसकी जो एक रिलीजियस पॉलिसी वाली जो थीम है कि ये जो कट्टर मुसलमान है, और अभी तक जो इसके अर्स्टवाइल खानदान के जो रूलर्स थे, अकबर वगैरह, वो काफी टॉलरेंट थे। लेकिन ये टॉलरेंट नहीं था, ये थोड़ा सा स्टबर्न, थोड़ा सा कट्टर था। अब उसकी कट्टरता के चलते ना विरोध भी बहुत होते थे इसके, स्पेशली हिंदू लोग जो है, जो हिंदू प्रजा जो थी, वो उसकी इज्जत नहीं करती थी। तो इन सारी परेशानियों से धीरे धीरे करते करते औरंगजेब घिर जाएगा।
लेकिन औरंगजेब को जीते जी ना बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता, वो तो मर के चला जाता है। लेकिन जो परेशानियां औरंगजेब ने खुद पैदा करी उसका खामियाजा आगे के इनके खानदान के लोगों को भुगतना पड़ा। ठीक है, लेकिन इतनी एबिलिटी होने के बावजूद भी, और अगर हम इसको बोल रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग रूलर था, औरंगजेब लैक्ड द नेसेसरी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंसाइट। अब बेसिकली इसका कहने का मतलब यह है कि औरंगजेब जो था वो दूर की दृष्टिकोण से नहीं सोच पाता था, अपनी दृष्टि को बहुत वाइड करके, अपने विजन को बहुत वाइड करके नहीं सोच पाता था। वो बेसिकली ना कीन था, उसको ना शॉर्ट टर्म गेन्स बहुत पसंद थे औरंगजेब को। वो लॉन्ग टर्म विजनरी रूलर नहीं था। छोटे छोटे नियर टर्म में क्या क्या उसको चीजें मिल सकती थी, किस किस पे वो कब्जा कर सकता था, किस किस को वो हरा सकता था, किस किस को वो मार सकता था, इस चीज में औरंगजेब अपने आप के ऊपर बड़ा प्राउड फील करता था। लेकिन विरासत में अपने आने वाले वंशजों के लिए वो ऐसी चीजें छोड़ गया कि जिससे बहुत ज़्यादा एक तो सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ाहट जो है वो पैदा हुई, गड़बड़ी पैदा हुई, आर्थिक व्यवस्था बहुत डगमगाई, और राजनीतिक व्यवस्था जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिटोरेट होती चली गई, जिसकी वजह से एक दिन ऐसा आया कि मुगल एम्पायर को, जो कि एक पैन इंडिया इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, उसको धूल में मिलना पड़ा, मिट्टी में मिलना पड़ा। तो मुगल एम्पायर जो डिक्लाइन होता है उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो औरंगजेब के टाइम पे ही होती है। ठीक है, अब सबसे पहले ये तो हमारी मेन हेडिंग है स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ औरंगजेब, इसके अंतर्गत हम कुछ ना सब पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए, वो है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, जो कि मैं भी आपको बता रहा था कि औरंगजेब को जो है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए थी, क्योंकि विरासत में ऑलरेडी इतना वास्ट एम्पायर इसको मिला था, लेकिन फिर भी लालच इसके मन में रहता था, और अपनी वर्थ को प्रूव करने के लिए शॉर्ट टर्म गेन्स को, बेसिकली शॉर्ट टर्म गेन्स जो उसको प्लेजराइज करते थे उसको अपने पास रखने के लिए कि ये भी लैंड में ले लूँ, वो भी लैंड में ले लूँ, शॉर्ट टर्म गेन्स जो हैं वो मेरे को मिल जाए, मैं अब और पावरफुल बन जाऊँ। तो वो ये नहीं सोच पाया कि जब मैं एम्पायर अपना एक्सटेंड करूँगा तो उसको संभालने के लिए मुझे बंदे चाहिए पड़ेंगे, मुझे फोर्स चाहिए पड़ेगी, मुझे आर्मी लगानी पड़ेगी। वो सब लोग सैलरी पे काम करेंगे, लेकिन वो सैलरी आएगी कहाँ से? ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। औरंगजेब को विरासत में मिला एक बहुत बड़ा एम्पायर, काफ़ी बड़ा एम्पायर, लेकिन फिर भी वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करता रहा, बढ़ाता रहा, फैलाता रहा अपने एम्पायर को। ठीक है, गलतियां कुछ उसने क्या करी, एक तो एम्पायर को एक्सपेंड करते जा रहा है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना रहा है, और बेसिकली जो एनिमीज है ना, एनिमीज को वो कैसे भी करके पैसिफाई नहीं कर रहा है। पैसिफाई करने का क्या मतलब होता है कि आप जानते हो कि अगर दुश्मनी किसी से मोल लोगे तो कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो जिनका निपटारा आप शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते हो, वो कहानी लंबे दौर तक खिंचेगी। तो वो, मैंने पैसिफिक लिख दिया गलती से, वो अपने एनिमीज को बेसिकली पैसिफाई नहीं कर पाया, यानी कि उनको काम डाउन नहीं कर पाया, क्योंकि उनके साथ बैठकर बातचीत करने में औरंगजेब भरोसा नहीं करता था। और औरंगजेब के टाइम पर जो वन ऑफ द फोर्सेस जिसको औरंगजेब या मुगल एम्पायर अपना दुश्मन मानते थे, देवर मराठास। ठीक है, देवर मराठास। अभी जो मूवी आई थी ना विक्की कौशल की, छावा मूवी, वो भी मराठास वर्सेस औरंगजेब के ऊपर ही है, और मैंने उसका ट्रेलर जो है आपको देखने को बोला था, टेलीग्राम ग्रुप में लिंक डाला था मैंने उसका, यूट्यूब से निकालकर। डैट मूवी यू शुड वॉच, आपको उससे मराठास की पॉलिसी के बारे में पता लगेगा, और मराठास वर्सेस औरंगजेब की जो फाइट थी, जो उनके बीच में टसल था, वो भी आपको उससे हिंट मिलेगी उस मूवी से। तो ही डिड नॉट एक्सेप्ट मराठास डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। उन्होंने कहा था कि हमें जो चौथ और सरदेश मुखी वगैरह वो कलेक्ट करने दो, और हमारा जो डेक्कन वाला इलाका है उसको हमें दे दो, वहाँ से हम टैक्सेस वगैरह कलेक्ट कर सके, इतनी आज़ादी हमें दे दो। लेकिन औरंगजेब जो है एक चवन्नी भर की भी कमाई किसी को नहीं देना चाहता था, पूरे इंडिया पे अपना ही शासन डेरा जमाकर बैठना चाहता था। और जबकि वो जानता भी था, थोड़ा बहुत जान भी गया था, कि इट वॉज डिफिकल्ट टू रूल द कंट्री अंडर सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी। अगर वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करता जा रहा है, एनिमीज़ को पैसिफाई नहीं कर रहा है, उनके साथ बैठकर बातचीत नहीं कर रहा है, लंबी ड्यूरेशन की दुश्मनी वो मोल ले रहा है,
तो पूरी कंट्री को वो दिल्ली के तख्त पर बैठकर चला सकेगा, ये सवाल उसने अपने आप से नहीं करा, ऐसा राइटर हमें यहाँ पर बता रहे हैं। अब इसकी वजह से दिक्कत एक तो क्या ही सबसे बड़ी, तो एक सबसे बड़ी दिक्कत जो पैदा होती है डेट वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस, कि इतने बड़े कंट्री को, इतने बड़े जोग्राफिकल एरिया को आप संभालोगे कैसे। सबसे पहला जो सवालिया चिन्ह जो खड़ा होता है, क्या आपके पास इतनी बड़ी कंट्री को संभालने के लिए मैन एंड फोर्सेस हैं, आर्मी है आपके पास क्या? अगर आप कहते हो हाँ जी है, अगर ये सवाल हम औरंगजेब से करें कि आपने ठान तो लिया है कि इतने बड़े एम्पायर को जो आपको विरासत में मिला है उसको आपको और एक्सपेंड करना है, तो आपके पास क्या फोर्सेस और बंदे हैं उसके लिए? अगर औरंगजेब कहता है यस आई हैव, तो फिर हमारा दूसरा सवाल ये उठता है, क्या उनकी सैलरी को मीट करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग तिजोरी है, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम है आपके पास? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हो आप? तो ये सब औरंगजेब ने सोचा ही नहीं, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, औरंगजेब हमेशा शॉर्ट टर्म गेन्स में खुश होता था, लॉन्ग टर्म विजनरी रूलर नहीं था वो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस जो है वो पैदा होती है, और ये इनकरेज हुई एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस ड्यू टू लोकल ऑफिशियल्स, जो कि अब डिफाई करने लगे, यानी कि बेसिकली थोड़ा सा डेविएट होने लगे। जो अभी तक वो रिस्पेक्ट, ओबीडियंस और जो कमांड को फॉलो करते थे मुगल एम्परर की, सेंट्रल अथॉरिटीज की, उससे अब वो कतराने लगे कुछ मुगल ऑफिशियल्स, ठीक है। और उनका एक सपना जो उनके दिमाग में था, औरंगजेब के जीते जी तो वो अपना मुंह नहीं खोल पाए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में अब ये चलता था, उनको भी पता था कि मुगल एम्पायर अब पहले जैसा नहीं रह गया, और औरंगजेब की डेथ के बाद ना वी विल डिमांड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल एम्पायर, हम अलग हो जाएंगे मुगल एम्पायर से, ठीक है। तो इस वजह से वो मन लगाकर बेसिकली काम नहीं करते थे। ये सपना जो एक्सपेंशन का था, समझने की कोशिश करो दोस्तों, वो औरंगजेब का था। आपके सपने में आपके लोग अगर आपका साथ ना दे, क्योंकि आप तो देखो दिल्ली पर बैठे हुए हो, इट इज जस्ट लाइक कि कोई जो पीएम है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल जो है, हर एक गली मोहल्ले को चलाना है देश में, सिक्योरिटी या सोसाइटी, इन सब का ख्याल रखना में, सारे सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये प्रधानमंत्री खुद नहीं दे सकता। वो सेंट्रल अथॉरिटी पर विराजमान है, उसके लिए जो नीचे काम कर रहे हैं उसके अधिकारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो छोटे मिनिस्टर्स हैं, वो देखेंगे। लेकिन अगर वही जिस टाइम पर अपनी लॉयल्टी खो देंगे, तो फिर किसी भी देश का, किंगडम का, एम्पायर का गिरना सुनिश्चित है, ठीक है। और ऊपर से ये मुगल जो ऑफिशियल जो थे वो सपना देखने लगे थे कि हमें आज़ादी चाहिए। अब औरंगजेब के जो सक्सेसर थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जीते जी औरंगजेब बहुत सारी दिक्कतें और चुनौतियों को पैदा कर गया था, मरने के टाइम तक भी वो पैदा थी और बड़ी हो गई थी वो दिक्कतें और चुनौतियां, जिसको आगे के इसके जो सक्सेसर जो थे, जो खानदान के जो लोग थे, वो इसको संभाल नहीं पाए। क्यों नहीं संभाल पाए? बिकॉज दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग रूलर्स लाइक औरंगजेब। सिंपल सी बात। क्यों? रीजन उसका वही है, दोज पीपल जो कि जिनको हम लेटर मुगल्स कहते हैं, दोज पीपल वर एंगेज्ड इन फुल टाइम एंटरटेनमेंट। उनको बस मनोरंजन बहुत ज़्यादा पसंद था कि यार हमारे बाप दादा बहुत सारी ज़मीन, बहुत सारा पैसा हमारे लिए छोड़ गए, हम तो मज़े करेंगे। और उनकी इस एटीट्यूड को देखते हुए कि भाई मुगल एम्परर ही मज़े कर रहा है, तो आंखों में सपना लिए मुगल एम्परर्स को वीक करने के लिए, उनको गिराने के लिए, उनको झुकाने के लिए हावी होने लगे आगे चलकर नोबल्स। ये सारे लोग जो अभी तक शांत होकर बिल्कुल आस्तीन की सांप की तरह बैठे हुए थे औरंगजेब के टाइम पर, क्योंकि औकात तो थी नहीं औरंगजेब के टाइम पर कोई चू चपड़ कर ले। औरंगजेब ने तो अच्छों को नहीं छोड़ा, गला तो किसी का भी काट देता था वो। तो नोबल्स तब तो चुपचाप रहे, जो लोकल ऑफिशियल्स थे वो भी चुपचाप रहे। लेकिन जब औरंगजेब के सक्सेसर्स लेटर मुगल्स के रूप में आते हैं और जो कि स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं थे, और जब नोबिलिटी को और लोकल ऑफिशियल्स को ये वाली बात पता लग गई, अब उन्होंने अपने सपने को पूरा करना स्टार्ट करा। ऑफिशियल्स जो है वो इंडिपेंडेंस डिमांड करेंगे, और जो नोबल्स हैं वो अब बेसिकली मुगल एम्परर्स को कठपुतली की तरह, पपेट की तरह नचाएंगे, एंड दे विल सेलेक्ट कि कौन मुगल एम्पायर के तख्त पर बैठेगा, ठीक है। तो आगे चलकर लेटर मुगल्स के लिए इट वॉज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि वो इतने वास्ट एम्पायर को संभाल सकें जो कि औरंगजेब उनको विरासत में दे गया था, ठीक है। एंड वो सप्रेस भी नहीं कर पाए
उन सारे चैलेंजेस को जो कि रीजनल रूलर जो है वो पोज कर रहे थे। रीजनल रूलर्स क्या कर रहे थे, मुगल एम्परर्स की अथॉरिटी को अब वो डिफाई कर रहे थे। उनके जो ऑर्डर थे, उनकी जो कमांड थी जो कि सेंट्रल अथॉरिटी से मुगल एम्परर्स के थ्रू आती थी, अब वो उसको बहुत हल्के में लेते थे कि छोड़ना यार, क्या कर लेगा मुगल एम्परर हमारा। अब क्योंकि औरंगजेब जैसा एटीट्यूड और जो विल पावर थी कि एक्सपेंशन करना है, अपना एटीट्यूड जो रवैया है वो बहुत स्ट्रिक्ट रखना है, वो आगे चलकर किसी भी लेटर मुगल एम्परर्स में नहीं थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बड़े सारे रीजनल स्टेट जो इमर्ज होते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि लेटर मुगल्स जो थे वो इतने पावरफुल रूलर्स नहीं थे कि वो इन सबको संभाल सकें। तो जो आज़ादी मांगता भी था या जिसने ठान ली है मुगल एम्पायर से अलग होने की, अपना सेपरेट किंगडम बनाने की, मुगल एम्परर्स उनको रोक नहीं पाते थे। औरंगजेब के टाइम पर किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि औरंगजेब की अथॉरिटी को, उसके कमांड को कोई डिफाई कर दे, लेकिन लेटर मुगल्स के बस की बात नहीं थी इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना। दूसरा, औरंगजेब के टाइम पर एक जो चीज़ थी, ये हमारा पॉइंट नंबर बी बन जाएगा, दैट वॉज कैंपेनिंग अगेंस्ट मराठास। मराठास इनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सरदर्दी करने वाले दुश्मन थे। औरंगजेब को इनसे बैठकर बात करनी चाहिए थी कि एटलीस्ट जो औरंगजेब अपने रिसोर्सेस मराठास को सप्रेस और शांत करने में खर्च कर रहा है, जिसकी और मतलब रिसोर्सेज को खर्च करने के बाद भी मराठास इजीली कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं, तो वो बेसिकली मांग क्या रहे हैं, वो थोड़ी सी मांग रहे हैं आपसे फ्रीडम, और फ्रीडम के साथ साथ वो आपसे कह रहे हैं कि हमें जो टैक्स कलेक्टिंग पावर है अपनी, वो आप हमें यूटिलाइज करने दो, वो भी सिर्फ डेक्कन रीजन में। लेकिन औरंगजेब को, जैसा कि मैंने बताया, बर्दाश्त ही नहीं है कि एक चवन्नी भी, एक रुपया भी, एक अठन्नी भी कोई हमसे ले ले। तो मराठास के खिलाफ औरंगजेब ने अपने जो कुछ कैंपेन्स थे वो चलाए, उनको सप्रेस करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग बन गए मुगल एम्पायर की खुद की स्टेबिलिटी के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मुगल एम्पायर की काफ़ी नुकसान पहुंचा मराठास को शांत करवाने के लिए, क्योंकि उनको शांत करवाना ईजी नहीं था और इनके बीच में जो टसल थी वो सालों तक चलती रही। कुछ हफ्तों और महीनों की बात नहीं थी, ये सालों की बात थी। अब इतने बड़े कैंपेन को चलाते हुए कि मराठास को हमें शांत करवाना है, इसकी वजह से मुगल एम्पायर को और एम्परर्स को क्या खामियाजे भुगतने पड़े उसके बारे में हम जानते हैं। नंबर 1, मराठा से लड़ते लड़ते मुगल एम्परर्स ने, स्पेशली औरंगजेब ने, अपने पूरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को खत्म कर डाला। तिजोरी हो गई खाली, काइंड ऑफ खाली ही हो गई। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो डिटेरियोरेट हो गया, क्योंकि आप जो है ज़्यादातर अपनी एनर्जी, मान लो कि एम्पायर इतना बड़ा था, औरंगजेब उसको और फैला रहा है, आपको चाहिए आर्मी, तो पूरी आर्मी कंट्री में इतनी सारी विराजमान है, लेकिन आपको स्पेशल आर्मी और चाहिए कि पूरी की पूरी 25% आर्मी तो हमेशा तैनात रहती है मराठा से लड़ने के लिए या फिर उससे भी ज़्यादा। तो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो हर एक एरिया का होना चाहिए था, क्योंकि मुगल ऑफिशियल्स का काम या मुगल रेवेन्यू मिनिस्टर्स का काम सिर्फ इतना नहीं था। बेसिकली अगर हम आर्मी वालों की चलो अगर बात करें, मीरबख्शी वगैरह या जो भी इनके फोर्सेस वगैरह में उसमें होते थे, सिर्फ इनको 24 घंटे मराठास को शांत नहीं करना है, इनको देश भी चलाना है। अलग अलग जगह से जो जागीरदार हैं वो कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेमेंट आ रही है हमें टाइमली कि नहीं आ रही है, पीजेंट्स की हालात कैसी है, कोई रिवोल्ट तो नहीं कर रहा। बहुत सारे अनगिनत फैक्टर्स हैं जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, हर जगह पर विराजमान थे। जहाँ जहाँ पर भी, कहने का मतलब मेरा ये है कि मुगल एम्पायर का जो वर्चस्व है वो फैला हुआ था। तो औरंगजेब जो है जितनी जगह पर जोग्राफिकली रूल करता था, मुगल एम्पायर जहाँ जहाँ तक फैला हुआ था, उन सारी जगह को हैंडल करना चुनौतीपूर्ण था। ऊपर से एक चुनौती जो उसने बेफालतू में पाल ली वो थी मराठा से भिड़कर, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जो प्रशासनिक सिस्टम था इनका पूरा का पूरा, वो पूरा पैरालाइज होने लगा। उसके बाद मराठा से भिड़ने की वजह से एम्पायर की जो प्रेस्टीज थी वो खोती चली गई। अब एम्पायर की प्रेस्टीज का यहाँ पर क्या, इस वर्ड से क्या मतलब है, एम्पायर की प्रेस्टीज वर्ड से कहने का मतलब ये है राइटर का कि एक तो जो रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो गए, तो फाइनेंशियल सिस्टम जो था वो वीक हो गया।
प्लस अभी हमने पढ़ा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जो प्रशासन था, वो वीक हो गया। अब जो आपके लिए अभी तक ऑफिशियल्स 24 घंटे 24/7 की सर्विस आपके लिए करते थे, वो क्यों करते थे? क्योंकि उनको मिलती थी टाइम पर सैलरी, टाइम पर पैसा। जब आप मराठा से लड़ते लड़ते आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया, तो उनको जब टाइम पर सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी, तो वो बेसिकली क्या खो देंगे आपके प्रति? वो खो देंगे अपनी लॉयल्टी, अपनी ईमानदारी, ठीक है। और जैसे ही मुगल ऑफिशियल्स की लॉयल्टी, ईमानदारी खोने लगी, तो उससे जो एम्पायर की बनी बनाई जो रेपुटेशन और जो प्रेस्टीज थी, उसको ठेस पहुंची, ठीक है। और मुगल आर्मी भी जो थी, जितने एक उत्साह के साथ मुगल एम्पायर के लिए वॉर लड़ती थी, ठीक है, या उसके सोल्जर्स पूरे खुश होकर या मुगल एम्परर के प्रति अपनी लॉयल्टी को ओ कर वॉर लड़ते थे, अब वो कच्चे बन से बेसिकली काम करते थे मुगल एम्परर्स के लिए। उसके बाद इट लेड टू हिज एब्सेंस फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया फॉर ओवर 25 ईयर्स इन द निगलेक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। क्योंकि इस पॉइंट का मतलब ये वाला पॉइंट जो स्पेशली है, वो औरंगजेब के संदर्भ में लिखा हुआ है। वैसे सारे पॉइंट हम औरंगजेब के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन दिस लेड टू हिज एब्सेंस, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है औरंगजेब की। क्योंकि मराठास का जो रूल था वो कहाँ पर था? मराठास का जो रूल था वो था डेक्कन के अंदर, ठीक है, दक्षिण भारत में डेक्कन के अंदर। तो औरंगजेब जो था वो उत्तर भारत पर, नॉर्दर्न इंडिया पर उतना ध्यान ही नहीं दे पाया, और डेक्कन में मराठास को शांत करने के लिए नॉर्दर्न इंडिया को उसने इस प्रकार छोड़ा, नॉर्दर्न इंडिया से अपना रुख इस प्रकार मोड़ा कि लगभग 25 सालों तक उसने उत्तर भारत पे ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। एज वेल एज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के ऊपर अभी तक जो एक शिकंजा कसा रहता था वो ढीला हो गया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे जो रिसोर्सेज जो थे, जो मैन एंड आर्मी थी, जो पैसा था, वो पूरा का पूरा डाइवर्ट हो रहा था डेक्कन की तरफ, क्योंकि उनको यानी कि मुगल एम्परर्स को शांत करना था, मराठास को। अब नॉर्थ वेस्ट के ऊपर पहले ये ध्यान देते थे, लेकिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के ऊपर अब ध्यान देना इनका छूट गया, क्योंकि आर्मी वगैरह तो लिमिटेड ही है, बंदे तो लिमिटेड ही हैं। वो बंदे सारे के सारे डेक्कन में जाके मराठा से युद्ध लड़ रहे हैं। 25 साल तक तुम उत्तर भारत से गायब हो, नॉर्थ वेस्ट इंडिया को तो तुम भूल ही गए। इसका खामियाजा, जैसा कि मैंने आपको बताया, औरंगजेब जो दिक्कतें पैदा कर गया था, उसका खामियाजा आने वाले जनरेशन को भुगतना पड़ा। तो आप जानते ही हो, नॉर्थ वेस्ट के दरवाजे से ही हमारे देश में फॉरेन इन्वेजन का इस टाइम पर आगमन हुआ था, जिसमें एक बंदा था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, और एक नादिर शाह। और इनकी इन्वेजन बताने, मतलब इनकी इन्वेजन को बताने की मुझे कोई नीड नहीं है कि कितनी बर्बादी और कितने सामान को ये लूट कर लेकर गए थे, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक है। उसके बाद औरंगजेब की इन सब गलतियों की वजह से जो प्रोविंशियल और जो लोकल ऑफिशियल थे, यानी कि जो स्टेट लेवल पर काम करते थे वो ऑफिशियल्स, और उससे भी नीचे लेवल पर जो काम करते थे वो वाले जो ऑफिशियल्स जो थे, उन्होंने अब सेंट्रल अथॉरिटी को बेसिकली नकारना शुरू कर दिया कि भाई हम तो बात नहीं मान रहे, हमें कौन सा टाइम पे सैलरी मिलती है, ठीक है, तो हम क्यों उनकी बात माने। तो इसकी वजह से अब जो ऑफिशियल जो थे उन्होंने अपनी लॉयल्टी, ईमानदारी खोना, वफादारी वगैरह जो थी वो खोना स्टार्ट कर दी। और दक्कन में अच्छा खासा दक्कन से रेवेन्यू आता था मुगल एम्पायर को पहले, जब तक ये मराठा से लड़ नहीं रहे थे। लेकिन अब जब तुम मराठास को बेसिकली उकसाओगे कि हम तुम्हें जो है यहाँ पर चैन से रहने नहीं देंगे, हम तुम्हें चौथ और सरदेश मुखी जो है वो कलेक्ट नहीं करने देंगे, तुम्हें जो ऑटोनॉमी चाहिए, जो फ्रीडम चाहिए, हम तुम्हें वो नहीं देंगे। तो इनका जो अभी तक अच्छे से यहाँ पर व्यापार चलता था मुगल एम्परर्स का, मुगल एम्पायर का, और जो इंडस्ट्री रन करती थी दक्कन के अंदर, तो मराठास भी वो अच्छे से नहीं चलने देते थे, जिसकी वजह से जो ट्रेड और इंडस्ट्री से इनको बेसिकली जो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होता था, जो इनके पास पैसा आता था दक्कन से, वो बंद हो गया, वो एक तरीके से हॉल्ट हो गया, स्टॉप हो गया, वो फ्रीज हो गया एकदम, ठीक है। और यहाँ पर एक आपको फैक्ट बता रखा है, औरंगजेब पहले तो सब कुछ बैठकर दिल्ली से ही करता था, सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी उसने अपनी खुद की, मुगल एम्पायर की, अपना जो तख्त पे जो बैठता था वो दिल्ली में ही बैठता था, नॉर्दर्न इंडिया में बैठता था। लेकिन इस साल की तरफ ध्यान देना, 1698 ऑनवर्ड से औरंगजेब पर्सनली मैनेज करने लगा
द कैंपेन्स अगेंस्ट मराठास। इसलिए यहाँ पर ये वाला फैक्ट लिखा हुआ था कि 25 सालों के लिए लगभग वो नॉर्दर्न इंडिया से गायब हो गया था, क्योंकि वो दक्कन की तरफ चला गया था। वहाँ पर जो भी मुगल फोर्सेस जो थी, जो मुगल आर्मी जो थी, जो अटैक्स को वो वेज करती थी अगेंस्ट द मराठास, या फिर उनको हराने के लिए जो जो हथकंडे तौर तरकीबें जो अपनाई जाती थी, जब मराठा शांत नहीं हो रहे थे, तो औरंगजेब को ऐसा लगा मुगल आर्मी के घुटने ना टेक दे अपने, ऐसा नहीं कि मराठा से हार कर आ जाए। औरंगजेब खुद पर्सनली जाके दक्कन के अंदर रहने लगा था। उत्तर भारत की तरफ से उसने पूरा रुख मोड़ दिया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ तो एक मुगल एम्पायर की कोई चिड़िया भी नहीं जाती थी वहाँ पर। फ्यूचर में अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह वहाँ से घुसे और ये कैंपिंग करने 1698 के ईयर से औरंगजेब खुद पर्सनली मैनेज करता था उन कैंपिंग्स को, उन अटैक्स को, उन वॉर्स को फाइनेंस करता था अगेंस्ट द मराठास, खुद दक्कन में विराजमान होकर। ही वॉज वेरी एग्रेसिव, ठीक है, कि वो मराठास को शांत कर सके। उसके बाद एक जो मुगल एम्पायर को बदनामी सहनी पड़ी, ठीक है, पहले के जो रूलर्स थे वो काफ़ी सेकुलर थे, अकबर वगैरह जैसे आप जानते हो, ठीक है। अकबर ने सारे रिलीजन को मिलाकर कौन सा रिलीजन एक स्टार्ट करा था, उसका एक स्पेशल नाम क्या था? बहुत सारे रिलीजन को मिलाकर उसने एक रिलीजन स्टार्ट करा था ना, क्या नाम था उसका? दीन इलाही, है ना, दीन इलाही। तो ड्यूरिंग द अर्ली मुगल रूलर्स, बात यहां पर सिर्फ अकबर की नहीं है, आप औरंगजेब से पहले तक कौन कौन होते हैं आपके? बादशाह होता है ना। अब इसमें से हम ए को हटा देते क्योंकि ए है औरंगजेब। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, शाहजहां तक मुगल एम्परर्स की और मुगल एम्पायर की बाय डिफॉल्ट जो पॉलिसी थी टुवर्ड्स होल ऑफ इंडिया एंड टुवर्ड्स इंडियंस, दैट वाज वेरी सेकुलर इन नेचर। ये कट्टरवाद की पॉलिसी फॉलो नहीं करते थे कि सबको इस्लाम धर्म फॉलो करना है, जबरदस्ती जो है सबको कन्वर्ट करवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ड्यूरिंग द अर्ली मुगल रूलर्स, मुगल स्टेट वाज सेकुलर, और उसकी जो स्टेबिलिटी थी पहले मुगल एम्पायर की, वो इस बात के ऊपर टिकी हुई थी क्योंकि जनता विरोध नहीं करती थी, क्योंकि उनका एटीट्यूड सेकुलर था, ठीक है। क्यों नहीं जनता विरोध करती थी? क्योंकि पुराने जो रूलर्स थे, दे एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद देयर रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल। यानी कि अगर कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, उनको अपना अपना धर्म फॉलो करने दिया जाता था। मुगल रूलर्स या इनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके धार्मिक व्यवस्था में या फिर उनकी रिलीजियस बिलीफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखाते थे। उसके बाद हिंदूज और मुसलमानों के बीच में काफ़ी अच्छे रिश्ते भी रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप ये जानते हो, अकबर के टाइम पे अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पर राजपूत को इसने काफ़ी अच्छी खासी जगह दी थी। इनफैक्ट अकबर ने तो राजपूत प्रिंसेस जोधा से शादी भी करी थी, और राजपूत कौन है? हिंदूज हैं। और भले ही हम राजपूत की यहाँ पर बात ना करें, जो अदर हिंदूज भी थे उनके साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन थे हिंदू और मुसलमानों के, पुराने रूलर्स के टाइम पर, जो कि औरंगजेब से पहले थे, शाहजहां तक। उसके बाद जो हाईएस्ट ऑफिसेस जो थे मुगल एम्पायर के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के अंदर, ठीक है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई रेवेन्यू मिनिस्टर है, कोई आर्मी का जनरल है, ऐसी इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस पोजीशंस पर मुगल एम्परर जो है वो अलग अलग रीजन से आने वाले लोगों को और अलग अलग धर्म के लोगों को, जो कि मुसलमान नहीं भी होते थे, उनको बिठाते थे, ठीक है, उनको जगह देते थे नोबिलिटी में, उनको चीफ्स बनाना, ठीक है, उन पर ट्रस्ट करते थे। तो जनता का भी ट्रस्ट और दूसरे धर्म से आए हुए लोगों का ट्रस्ट कि भाई हमें मुगल रूलर्स जो हैं, जो मुगल एम्परर्स हैं, वो मुसलमान हैं लेकिन फिर भी हम पे इतना भरोसा करते हुए इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हमें बिठा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि कोई भी डिस्कॉर्ड वाली फीलिंग नहीं थी। लेकिन औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी ने पूरा का पूरा जो मुगल एम्पायर की जो छवि थी उसके अंदर एक यूटर्न ला दिया, ठीक है। इसकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी टुवर्ड्स हिंदू रूलर्स, उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी थी मुगल एम्पायर की, उसको काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची। क्योंकि जो अभी तक आपके खानदान के जो पूर्वज हैं हिंदूज के साथ इतने अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हुए आते थे,
अकबर के दरबार में जो नवरत्न हुआ करते थे 9 इंपॉर्टेंट पीपल, उसमें से कितने सारे राजपूत थे। अकबर की वाइफ राजपूत थी, जहांगीर की बीवी राजपूत थी। तो कुल मिलाकर चाहे मैट्रिमोनियल अलायंसेज हो या फिर इंपॉर्टेंट लोगों को इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पोजीशंस पर बैठाने का काम हो, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की बात हो, हिंदूज उसमें काफ़ी ज़्यादा देखे जाते थे। लेकिन औरंगजेब जब विराजमान होता है अपने तख्त पर एज मुगल एम्परर, वो स्ट्रिक्टली मना कर देता है कि आई विल नॉट टॉलरेट एनी हिंदू कि वो कहीं पर भी किसी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हो। और जो पुराने रूलर्स, जो पिलग्रिमेज टैक्स जो था, जो जजिया जो था, जो अभी तक उसको बंद कर चुके थे, औरंगजेब उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर देता है। इस सब की वजह से जो स्टेबिलिटी थी मुगल एम्पायर की, उसको काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची, धक्का पहुंचा। ठीक है, और औरंगजेब किसी की सुनता नहीं था। ठीक है, तो औरंगजेब के जो सक्सेसर जो थे, वो औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी को बहुत तेज़ी के साथ आगे भी लेकर जाते हैं। ठीक है, कि हाँ भाई जो औरंगजेब कर गया है वो ठीक है एम्पायर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी की। कुछ रूलर्स लेकिन लेटर मुगल्स ऐसे थे कि हम ये कह सकते हैं कि इतनी कट्टरवाद तरीके से उस पॉलिसी को फॉलो नहीं करते थे जिस प्रकार से औरंगजेब की अप्रोच थी टुवर्ड्स हिंदूज, या टुवर्ड्स, आप सिर्फ हिंदूज ना कहकर अगर आप ऐसा कहो, टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स मतलब पीपल। लेकिन औरंगजेब ने तो हद ही मचा दी थी पूरी की पूरी कि भाई हिंदूज को टॉलरेट करना ही नहीं है, और उनसे रिश्ते खराब कर सिर्फ बदनामी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो एक डिटरेशन थी वो, और फाइनेंशियल सिस्टम जो था वो गिरता हुआ ही चला गया। ठीक है, तो दोस्तों इस लेक्चर के अंदर हमने कुछ प्रोमिनेंट कॉजेज जाने, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। यहाँ पर और भी सारे फैक्टर्स हैं, उसको हम दोस्तों जानेंगे अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।